इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सभी किसान मित्रों को हमारा नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं प्रतिमा शर्मा और मैं हूं रजनीश। भारत एक ऐसा कृषि प्रधान देश है जहां धान की खेती सबसे बड़े क्षेत्रफल पे की जाती है। धान की बिजाई और फिर पौधरोपण के जरिए उन्हें उगाया जाता है और कभी कभी सीधी बिजाई भी कर ली जाती है। तो आज का जो हमारा विषय है वो भी यही है कि धान की खेती पर आधारित है। जी, और विषय है धान की पौधशाला में बिजाई और देखभाल। और आमंत्रित विशेषज्ञ है डॉक्टर वाईएस शिवे, प्रधान वैज्ञानिक, सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, पूसा से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम। धन्यवाद जी, धन्यवाद बहुत बहुत। किसान भाई और बहनों को मेरी तरफ से भी नमस्कार जी। और धान की पौधशाला में बिजाई और देखभाल विषय से कोई भी जुड़ा हुआ सवाल है या समस्या है हमारे सभी सुनने वालों किसान भाई बहनों की, तो आप हमें सीधे फोन कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट आपके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। हमारा फोन नंबर है 011-2342-1081। तो रजनीश, एक बार तुम भी बता दो हमारा फोन नंबर। तो फोन नंबर पुनः दोहरा देते हैं। 011 ये एसटीडी कोड है और फोन नंबर है 2342-1081। तो किसान भाई बहनों, अगर आपकी कोई भी समस्या है और धान की पौधशाला को लेकर, नर्सरी को लेकर, तो हमारे जो वैज्ञानिक हैं डॉक्टर वाईएस शिवे जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं, तो आप सीधे उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं और वो आपके सभी प्रश्नों का जो भी हल होगा, समाधान होगा, वो आपको बताएंगे। तो डॉक्टर शिवे जी, सबसे पहले तो हमारा प्रश्न यही है कि धान की बिजाई करते वक्त जो स्वस्थ नर्सरी है वो कैसे तैयार करनी चाहिए? देखिए, नर्सरी यदि स्वस्थ होगी तो हमारी पैदावार भी अच्छी होगी। तो स्वस्थ नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे पहले उस स्थान का चुनाव करें जहाँ पे पानी का उपलब्धता हो। ट्यूबवेल है, पंप सेट है, हैंड पंप है या कैनाल इरिगेशन है, वहीं जो है नर्सरी लगानी चाहिए। क्योंकि गर्मी का मौसम पड़ रहा है और गर्मी के मौसम में काफ़ी वाष्पोत्सर्जन होता है पानी का, तो उसको हमें लगातार पानी देने की जरूरत पड़ती रहती है हर दूसरे तीसरे दिन। तो पानी के स्रोत के पास होनी चाहिए और मिट्टी जो है अच्छी होनी चाहिए और उर्वरता शक्ति। और उसके लिए ज़रूरी है कि जब हम जहाँ पौध लगा रहे हैं तो गोबर की गली सड़ी खाद को जरूर डालें। और गोबर की गली सड़ी खाद डालेंगे तो उससे हमारा पानी कम लगाने की जरूरत पड़ेगी। हम जब पौध उखाड़ेंगे, जब हमारी तैयार हो जाएगी 20 से 25 दिन में, तो उस समय पौध उखाड़ते समय उनको जड़ों को भी कम नुकसान पहुंचता है। तो डॉक्टर साहब, 20 से 25 दिन में तैयार हो जाती है नर्सरी? हाँ, नर्सरी जो कॉमन किस्में हैं उनके लिए बासमती की 20 से 25 दिन में तैयार हो जाती है। लेकिन हाइब्रिड वगैरह की तो लगभग 15 से 18 दिन में ही तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से मतलब किस्मों का चुनाव करेंगे तो उस तरीके से नर्सरी की उम्र के अनुसार भी आप ट्रांसप्लांटिंग करने के योग हो जाती है। डॉक्टर साहब, जो नर्सरी तैयार करने का एक तो सही समय क्या है और उसमें हमें किन किस्मों का चुनाव करना चाहिए? कौन सी किस्में ज़रूरी और अच्छी हैं? हाँ, देखिए, जैसा कि आपने पूछा कि सही नर्सरी का डालने का समय क्या है, वो किस्मों की अवधि के ऊपर निर्भर करता है। कुछ लंबे समय की किस्में होती हैं, कुछ कम अवधि की किस्में होती हैं, कुछ मध्यम अवधि की किस्में होती हैं। तो उसी के अनुसार जो हमको नर्सरी तैयार करना चाहिए। और जैसे कि आपने पूछा उन्नत किस्में तो हमारी उत्तरी भारत में जो है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पे बड़े पैमाने पे बासमती की खेती होती है। उत्तराखंड में भी होती है। तो ये बासमती ग्रोइंग क्षेत्र हैं, उनको जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो इसमें पूसा बासमती की हमारी पूसा संस्थान ने बहुत सारी किस्में निकाली हैं। पूसा बासमती 1509 है, पूसा बासमती 1121 है, पूसा बासमती 1460 है,
पूसा बासमती 1401 है, पूसा बासमती 1637 है। ये तो हमारी संस्थान की किस्में हैं। इसके साथ साथ जो है कुछ किस्में दूसरी भी हैं जो उनको बासमती के अंदर लाया गया है। विशेषकर जैसे मैं बासमती CSR 30 की बात करूं, ये करनाल से निकाली गई है। ये जहां लवणीय मृदाएं होती हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। और इसके साथ साथ पूसा बासमती 370 है, बासमती पंजाब बासमती भी है, बासमती 564 है। तो ये सारी बासमती की किस्में हैं जिनको लगा सकते हैं। हरियाणा बासमती नंबर 1 है। तो इसके साथ साथ कुछ ये वल्लभ बासमती 24 भी निकाली गई है। ये वहाँ से निकाली गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी से, नगीना सेंटर से। तरावड़ी बासमती है। और इसके साथ साथ जो है मैं ये बताना चाहूँगा कुछ अधिक उत्पादन देने वाली किस्में भी हैं जो बासमती के अलावा। उनमें विशेषकर जो पूसा राइस हाइब्रिड 10 है, पंजाब राइस पूसा बासमती हाइब्रिड 10 के नाम, ये पहली हाइब्रिड है हमारे देश की जो एरोमेटिक भी है और अच्छी यील्ड देने वाली है। इसके साथ साथ जो है हमारी कुछ किस्में पूसा के द्वारा ही निकाली गई हैं जिनको हम अधिक उत्पादन देने के लिए अनुमोदित करते हैं। उनमें विशेषकर पूसा 44 है, PNR 546 है, तो पूसा 834 है। ये किस्में हैं जिनको लगा सकते हैं। और लुधियाना से निकाली गई हैं PR 122 है, PR 126 है, PR 127, 28, 29, 30, 31, ये सीरीज के किस्में के हिसाब से निकाली गई हैं। तो ये बहुत सारी किस्में हैं जिनका किसान भाई चुनाव कर सकते हैं अपनी रिकमेंडेशन के अनुसार जो उनके लोकल क्षेत्र के लिए दी गई है। डॉक्टर साहब, एक सवाल और मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने अभी नर्सरी की बात की कि भाई नर्सरी में हमने बीज बोया और पौध तैयार की और फिर उसे रोपण की, लेकिन क्या इसकी सीधी बिजाई भी की जाती है? हाँ, देखिए ये आजकल क्योंकि पानी की जो कमी होती चली जा रही है और धान जो है पानी से ही उगाया जाता है, लेकिन कम पानी से भी धान उगाया जा सकता है। उसके लिए बहुत सारे अनुसंधान हुए हैं और सीधी बिजाई से ये पाया गया है लगभग हम 25 से 30% पानी की बचत कर सकते हैं यदि सीधी बिजाई करें। तो उसके लिए सबसे पहले हमको ये देखने की जरूरत है कि हम खेत को तैयार कर लें, हैरों से जोत लें, जोतने के बाद में उसको लेजर लेवलर से बिल्कुल समतल कर लें। समतल करने के 2 फायदे होंगे, एक तो पानी का जो है सदुपयोग होगा, पानी का जो कोई ह्रास नहीं होगा और इसके साथ साथ कम पानी की जरूरत पड़ेगी और जो पोषक तत्व हम डालेंगे उनकी भी उपयोग क्षमता बढ़ेगी। और दूसरी बात यह है कि जब खेत समतल होगा तो बिजाई करने में भी मशीनरी अच्छे ढंग से काम करेगी। तो इस तरीके से खेत को तैयार कर लें और समतल कर लें लेजर लैंड लेवलर से। लेजर लैंड लेवलर आजकल हर एक गाँव के अंदर हैं और कुछ तो कस्टम हायर बेसिस पे भी मतलब दूसरे से लेकर भी अपने समतल करवाते हैं। हर 3 साल के बाद में खेत को समतल कर लेना चाहिए और उसके बाद में फिर जुताई करके पानी देके और खेत को जो है बदतर कंडीशन में आ जाए तब या तो सीधी बिजाई भी कर सकते हैं या सीधी बिजाई नहीं कर सकते तो खरपतवार उगाते हैं तो हल्का सा एक बहुत सैलो जिसको कहते हैं हल्की सी जुताई करनी है, 2 बार पाटा लगाना बिल्कुल करके और तुरंत उसके अंदर जो है बिजाई कर देनी है सीधी। और इसके लिए जो है पंजाब गवर्नमेंट ने और लुधियाना पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने जो है लकी सीड ड्रिल के नाम से उसमें काफ़ी मॉडिफिकेशंस किए हैं तो सीड भी और फर्टिलाइजर भी प्लेस हो जाता है और साथ साथ उन्होंने जो हमारा प्री इमरजेंस हर्बिसाइड के लिए स्प्रेयर भी उसमें माउंट किया है। तो ये सारे ऑपरेशन एक ही उसमें हो जाते हैं। तो सीधी बिजाई भी किसान भाई जरूर करें और इससे पानी की बचत होती है, इससे लेबर की बचत होती है क्योंकि जो हम ट्रांसप्लांटिंग करके धान की रोपाई करते हैं तो काफ़ी लेबर लगती है। और अब मैं बताना चाहूँगा करीब जो है 15 लाख लीटर पानी जो है हमारा पडलिंग में ही लगता है, वो पानी की बचत हो जाएगी और जो पानी कम हम देंगे उसकी भी बचत होगी। और तीसरी बात ये है कि जब हम एरोबिक राइस उगाते हैं, सीधी बिजाई करते हैं तो उसमें जो हमारा ग्राउंड वाटर का रिचार्ज भी होता है क्योंकि हम पडलिंग करते हैं तो हमारी हार्ड लेयर बन जाती है, उसमें पानी नीचे नहीं जा पाता है। लेकिन इसमें जैसे बारिश ज्यादा होती है तो वो पानी सोख करके नीचे मिट्टी के अंदर जाके ग्राउंड वाटर लेवल भी हमारा बढ़ जाता है। तो इस हिसाब से सीधी बिजाई के बहुत सारे फायदे, किसानों को इसको अपनाना चाहिए लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सावधानियां रखने की जरूरत है। तो सर वो कौन सी सावधानियां हैं? सावधानियां एक तो इसमें खरपतवार बहुत आते हैं और दूसरे जो है इसमें
जो शुरू की अवस्था होती है उस समय आयरन की डेफिशिएंसी आ जाती है। अच्छा। लौह तत्व की कमी हो जाती है। तीसरी जो है हमारे इसमें निमेटोड, सूत्रकृमि के नाम से कहते हैं जिनको हम, तो निमेटोड आ जाते हैं। तो निमेटोड गांठें बनाते हैं, वो पानी को अवशोषण में, न्यूट्रिएंट को अवशोषण में अवरोध उत्पन्न करते हैं। लेकिन इनका समाधान है। समाधान ये है कि खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए जैसे हम बिजाई करते हैं, बिजाई के तुरंत बाद या जैसे लकी सीडल के उन्होंने माउंट किया है इस पर, उसी समय जो प्रीमर्जेंस हर्बिसाइड का इस्तेमाल करें, जैसे पेंडामेथिलीन है या पायरेजोसल्फ्यूरोन है। इन दोनों में से पेंडामेथिलीन की 1 किलोग्राम दवा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करना चाहिए। या ये ना मिले तो पायरेजोसल्फ्यूरोन है, उसकी केवल 25 ग्राम दवा एक्टिव इंग्रेडिएंट और 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करेंगे तो हमारे खरपतवार काफी हद तक नियंत्रित हो जाएंगे, नियंत्रित रहेंगे। और जैसा कि आपने बताया कि अभी दवाइयों का बताया, तो जब हम बिजाई कर रहे हैं तो उससे पहले बीज उपचार करना भी बहुत जरूरी हो जाता होगा डॉक्टर साहब। हाँ बिल्कुल, बीज का उपचार करना जरूरी है। बीज का उपचार के लिए हम ये बताते हैं 2 ग्राम दवा कार्बेंडाजिम या बेवस्टीन, उसकी जो है प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करके ही तभी बोना चाहिए। इससे हमारी बहुत सारी जो बीमारियां हैं मिट्टी जनित, उनसे काफी राहत मिलती है। और इसके साथ साथ बायो फर्टिलाइजर से भी उपचार करके बोना चाहिए। बायो फर्टिलाइजर में जो एजोटोबैक्टर है, एजोस्पेरिलम है, या हमारे पूसा संस्थान ने लिक्विड फॉर्म में भी एनपीके का एक फॉर्मुलेशन निकाला है, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और तब बिजाई करनी चाहिए। लेकिन इस बात की ध्यान रखनी है, पहले जो है हम फंजीसाइड से ट्रीट करेंगे, शोधन करेंगे, उसके बाद में जो बायो फर्टिलाइजर का हम कोटिंग करके तब उसको बिजाई करेंगे। तो हमारे किसान भाई इन सब बातों को नोट कर लें और हम एक बार फिर से बता दें कि आपके जहन में अगर कोई भी सवाल है, कोई भी कुछ बात पूछनी है इस विषय से संबंधित, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 23421081 और अगर मोबाइल और बाहर से आप फ़ोन करते हैं तो 011-011 ज़रूर लगाएं। तो डॉक्टर साहब एक बात और कि यदि कोई किसान अपने घर का बीज बो रहा है तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? हाँ देखिए, बहुत ज़रूरी है। यदि घर का किसान बीज बो रहे हैं, बहुत से किसान नहीं खरीद पाते हैं, किसी प्रमाणिक संस्था से जैसे NSCA स्टेट सीड पार कारपोरेशन है या किसी विश्वविद्यालय पूसा संस्थान है, उन्होंने अपना बीज बचा के रखा हो पिछले साल का, तो उसके लिए जरूरी होता है कि सबसे पहले जो है उसको 10% नमक के घोल से उपचारित करें। इसका मतलब ये है कि 20 लीटर पानी लें और 2 किलोग्राम जो सादा नमक, जो खाने वाला नमक आता है, उसको उसके अंदर घोल लें। और लगभग हमको जो है नर्सरी, 1 हेक्टेयर में नर्सरी तैयार करने के लिए 25 किलोग्राम बीज की जरूरत पड़ती है। तो लगभग कुछ उससे ज़्यादा अमाउंट लेके बीज की जो है उसमें डुबो दें। डुबो के देखेंगे कि जो छोटा बीज है, खाली बीज है, ऊपर आ जाएगा, जो भरा हुआ नीचे बैठ जाएगा। तो छोटे बीज को निकाल दें, भरे हुए बीज को फिर 2-3 बार पानी से साफ से धोएं, क्योंकि उसके ऊपर जो है साल्ट, सोडियम के कण छिपके रह सकते हैं, उनको साफ करना जरूरी होता है जर्मिनेशन अच्छा होने के लिए। तो इस तरीके से जो है सावधानी रखने की बात है कि पहले नमक के पानी से उपचारित करेंगे बीज को, साफ शुद्ध बीज लेंगे और उसके बाद जो है फिर हम किसी भी फंजीसाइड से उपचारित करेंगे और फिर बायो फर्टिलाइजर से उपचारित करके बिजाई कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे एक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं, कॉलर हैं, उनसे पूछते हैं। हेलो हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्ते मैडम जी। जी नमस्कार। सोनीपत से बात कर रहा हूँ मैडम जी। कहाँ से? सोनीपत से सतबीर सिंह बात कर रहा हूँ मैडम। सोनीपत से सतबीर सिंह। क्वेश्चन है जी। मैंने ना 1 एकड़ धान लगाना 1509 जी। हेलो हाँ जी जी, 1 एकड़ धान लगाना है 1509 जी। तो उसमें ना पिछले साल लगाया था वही धान, तो क्या दोबारा वो चेंज करना चाहिए? उसमें वो ठीक रहता है, मतलब बार बार उसको लगाना वही है? जी, हाँ देखिए, ये इनका प्रश्न अच्छा है। 1509 पूसा बासमती 1509 लगाई है इन्होंने किस्म लास्ट ईयर, और ये फिर धान की खेती करना चाहते हैं। देखिए, यदि किस्म जो है इन्होंने पिछले साल ही किसी प्रमाणिक संस्था से ली है तो उसका जो इन्होंने घर में रखा हुआ है, जैसे मैंने बताया, उसको जो है बीज का शोधन जो है पहले अच्छा साफ शुद्ध बीज निकाल लें और उसके लिए जो है नमक के घोल में जरूर डुबो के उसको जो खराब बीज है बाहर निकाल दें, अच्छे बीज को 2-3 बार धो के उसको यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको जो बार बार किस्म लगाने से कोई नुकसान होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और पूसा मैं डॉक्टर साहब ये पूछना चाह रहा हूँ, कुछ में ना वो लंबे लंबे वो निकल जाते हैं, कुछ पेड़ बड़े हो जाते हैं, वो सूख जाता है फिर थोड़े दिन बाद। हाँ, आप सही कह रहे हैं, बकाने डिजीज आती है। बकाने का जो
नियंत्रण है, आप उसके लिए जो है कार्बनडाजिम या बावस्टीन से ट्रीट करके ही बोएं, ऐसे मत बोएं। वो तो हम पहले भी डालते हैं डॉक्टर साहब, वो पता नहीं चलता ना, फिर बाद में निकलता, जैसे नर्सरी को खेत में रोपते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, वो तब निकलता है। तो जो नर्सरी लगाने से पहले खेत में हाँ जी, बावस्टीन आधा किलो बावस्टीन हाँ, भी डालते हैं, हाँ, पहले हाँ, डीएपी में मिला के उसकी कोटिंग करके। हाँ, बहुत। फिर भी निकल जाता है वो, क्या मतलब इसका मौसम का इफेक्ट है क्या? थोड़ा लेट लगाना चाहिए या मतलब थोड़ा सा एडवांस लगाना चाहिए? नहीं, देखिए, ये जो हमारी बकाने डिजीज होती है, एक ये फंगस के द्वारा होती है, फफूंद होती है। फफूंद जो है हमारा जिब्रेलिक एसिड जो है बनाती है। जिब्रेलिक एसिड एक प्लांट हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन है, और उससे जो है पौधे अनावश्यक रूप से वृद्धि ले लेते हैं। तो इस तरीके से यदि हम जब रोपाई कर रहे हैं उस समय नर्सरी को बावस्टीन के घोल में रख के और तब ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, उससे भी काफी हद तक ये नियंत्रण हो जाएगा। नहीं डॉक्टर साहब, बावस्टीन को पूरे खेत में छीट दें तो वो बढ़िया नहीं, वो उस पे नर्सरी पे लग जाएगी। नर्सरी पे ज्यादा इफेक्टिव होगी, वैसे छिड़क भी सकते हैं, लेकिन नर्सरी पे लगाएंगे तो बहुत। नर्सरी के जो वो जुटियां होती है उसको उसमें घोल में डुबो के तब लगाएं। अच्छा जी डॉक्टर साहब। और सतवीर जी, आपका आंसर मिल चुका होगा। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम जी जी। तो रजनीश, बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो डॉक्टर साहब हमें दे रहे हैं, हमारे कॉलर भी हमसे पूछ रहे हैं, लेकिन एक जानकारी हम भी देना चाहेंगे। कल यानी 6 जून 2022 को राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो क्षेत्रीय केंद्र पूसा नई दिल्ली के शिलान्यास समारोह के अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने अपने वक्तव्य में क्या कुछ कहा, आइए हम भी सुन लेते हैं। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो क्षेत्रीय केंद्र दिल्ली इस शिलान्यास अवसर पर, और ये आने वाले कल में देश के किसान के लिए एक महत्वपूर्ण उपक्रम स्थापित होगा, क्योंकि मृदा के बिना कुछ नहीं है। मृदा से ही कृषि की शुरुआत होती है। जितने भी यहाँ पर हमारे चाहे इंस्टीट्यूट है या हमारी चाहे यूनिवर्सिटीज है या जितने भी रिसर्च है, रिसर्च का मुख्य आधार होता है वो होता है कृषि की भूमि, और भूमि का सर्वेक्षण करना और उसकी गुणवत्ता की पहचान करके और उसका सर्वे करके जो काम किया जाता है उसी से काम को आगे बढ़ाया जाता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जो हमारे इंस्टीट्यूट है उनके लिए ये एक बहुत ही उपयोगी है। हम कैसे करें कि किसान तक ये चीज पहुंचे, कि रिसर्च हम कर रहे हैं, लेकिन वो लैब से लैंड तक जाने की जो बात है वो मुझे जहाँ तक दिखता है कि उसमें अभी हमें और काम करने की जरूरत है। जो ये सर्वे होता है, इस सर्वे को हम किसानों को अपने इंस्टीट्यूट के माध्यम से हम उनको जानकारी दें। तो इन चीजों को हमें इन सबको आगे बढ़ाना है। और दूसरा मैं ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है कि हमें हर टेक्नोलॉजी, चाहे उसका उपयोग करना पड़े, चाहे हमें किसी प्रकार से रिसर्च करना पड़े, लेकिन हमें किसानों की इनकम में वो बढ़ाना है और किसानों को नई तकनीकी से भी जोड़ना है। प्राकृतिक खेती पर भी प्रधानमंत्री जी ने बल दिया है। प्राकृतिक खेती के ऊपर हम क्या कर सकते हैं? अब आने वाले समय में हम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक समय था जब हम उत्पादन करते थे तो उस समय हमारे पास में खाद्यान्न की कमी थी। उस समय आवश्यकता थी। हरित क्रांति के समय में हमारे साइंटिस्टों ने चाहे पेस्टिसाइड का उपयोग किया हो, चाहे यूरिया डीएपी का प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ाया, लेकिन आज हमारा उत्पादन सरप्लस है। लेकिन शुद्ध भोजन मिले, शुद्ध आहार मिलेगा, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे, और स्वस्थ रहेंगे तभी हम जाकर, हर व्यक्ति के लिए स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। जब स्वस्थ शरीर ही नहीं होगा तो हमारा दिमाग भी काम नहीं करेगा। तो इस तरह से ये आने वाले समय में हमें इस बात के ऊपर भी बल देना है। हमें नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हमें किसान को क्या चीज चाहिए, वो हम अपने इंस्टीट्यूट से क्या दे सकते हैं। आज जैसा कि हमारे यहाँ पर अपन देखते हैं कि किसान है तो किसान को पौधों का जो आवश्यकता है उस पौधे का प्लांटेशन नहीं मिल रहा है, और वो पौधों के प्लांटेशन नहीं मिलने की वजह से वो अपना पौधा नहीं लगा पा रहा है। वो अपना जो फल जिसके लिए वो उसने अपेक्षा की है कि मेरी इससे इनकम बढ़ सकती है, जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। और इम्पोर्ट करते हैं तो कई ऐसी पौधे हैं जिनकी रेट बहुत
ज्यादा है, किसान उसको खरीदने में सक्षम नहीं होता है। तो हम ऐसा क्या करें भविष्य के अंदर कि किसान को अपने वहाँ पर इम्पोर्ट ना करना पड़े, दूसरी जो पौधे हैं उनका टिश्यू कल्चर लैब के माध्यम से हो, या उनको हम कैसे और तरीका अपनाएं कि हमारे वहाँ पर पौधे उनके किसानों को मिले। तो इस दिशा के अंदर भी काम करने की जरूरत है। कुल मिलाकर मेरा यही कहना है कि भूमि का सर्वेक्षण हो रहा है, तो सर्वेक्षण के पीछे भी उद्देश्य यही है कि किसान को लाभ मिले। सिर्फ हम सर्वेक्षण कर देंगे और उसके बाद में किसान को कुछ नहीं मिला तो सर्वेक्षण आपका लैब में ही रहना है। तो किसान को क्या चीज चाहिए, मेरा आपसे इतना है कि आप साइंटिस्ट हैं और एक समय में आपने कई अभी भी रिसर्च कर रहे हैं, कईयों ने अपने जीवन के अंदर बहुत समय खपाया है रिसर्च के ऊपर, लेकिन रिसर्च करने के बाद में वो चीज वेराइटी है, उसको जब वो तैयार होती है तब उसके साइंटिस्ट को बहुत प्रसन्नता होती है कि मेरी एक वेराइटी नई तैयार हुई है जो देश के किसान के लिए काम करने वाली है, देश के किसान के जीवन में आने वाले समय में अधिक यील्ड देगी या उसकी लाभ मिलेगा। लेकिन वो अगर वेराइटी अगर लैब के अंदर पड़ी है और उसने एक अलग से वेराइटी बना दी, लेकिन किसान ने उसको अगर नहीं लिया तो वो फिर खुश होकर भले ही खड़ा रह जाए, उसको कोई उसका नहीं मिलना है। तो मुझे लगता है कि ये जो आपका यहाँ पर सोइल टेस्ट जो आप कर रहे हैं, या सोइल टेस्टिंग का बड़ी भूमिका रही है आपके भी इस विभाग की, कि जब प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर एक तय किया कि सोइल टेस्ट होनी चाहिए भूमि का, सभी किसानों को सोइल टेस्ट के सर्टिफिकेट मिले जिसके अंदर किसान को ये पता चले कि मेरे भूमि के अंदर कौन से तत्वों की कमी है, कौन से तत्व और आवश्यकता है। तो इन चीजों को सारा जब उसका टेस्ट कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया गया था तो उसमें वो सारे बिंदु और मापदंड उसमें आए थे। लेकिन अब उन टेस्टिंग का उद्देश्य यही था कि किसान को पता चले, लेकिन अब उस टेस्टिंग के आधार पर इस सर्वे का और उसका जोड़ करके अगर देखा जाए तो उसका जब उपयोग लेगा तभी किसान को फायदा होगा। तो हम जो इनकम किसान की अभी हो रही है उससे ज्यादा हम कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे और उसके लिए किसान को गाइड भी करना पड़ेगा। उन सारी चीजों को लेकर आगे मुझे लगता है कि हम सबको बढ़ना है और यहीं पर रुकना नहीं है, और ज्यादा काम करने की हम सबको आवश्यकता है। इतना ही मुझे कहना था। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ इस भवन की। बहुत जल्दी ये भवन तैयार हो जाए और बहुत जल्दी इसका उद्घाटन हो जाए। कुछ शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, ये थे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी, जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण वक्तव्य पर बहुत सारे जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उस पर प्रकाश डाला। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो आज हमारे किसान की बात में एक खास विषय है कि भाई धान की नर्सरी लगाते वक्त या बिजाई करते वक्त किन किन खास बातों का ध्यान रखना है। और इस समय हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं सुखबीर बोल रहा था जी, दिल्ली से। दिल्ली से, क्या सवाल है आपका, पूछिए जी। एक तो ये पूछ रहा हूँ जी, बीज अंकुरित करके घेरना चाहिए जी नर्सरी के लिए, और पानी क्या दिन में देना चाहिए जी? अच्छा, ठीक है, हम बताते हैं, हमारे एक्सपर्ट बताएंगे जी। हाँ जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। बीज को यदि अंकुरित करके डालेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लगभग जो है जैसे उपचार कर लिया बीज का, उपचार करने के बाद में फिर उसको बोरे में भर कर रखेंगे करीब 24 घंटे, तो उसका अंकुरण थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और दूसरा सवाल आपने पूछा है कि पानी कितना देना, कब देना। पानी जो है आपको, जैसे आपने नर्सरी गाद बना ली, गाद बना के क्यारियाँ बना ली, क्यारियाँ जैसे हम बनाते हैं 1.25 मीटर से 1.5 मीटर चौड़ी, लंबाई 10 मीटर या उस हिसाब से रख सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। तो जब हल्का पानी हो तब जमा हुआ बीज जो है, जर्मिनेटेड बीज को डालना चाहिए।
और फिर उसके बाद में हल्की सिंचाई करनी चाहिए। पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए उसमें, पानी खड़ा रहेगा, गर्मी पड़ रही है तो बीज सड़ने की संभावना होगी। तो यदि पानी ज़्यादा है तो उसको निकाल भी सकते हैं, लेकिन हल्का पानी देंगे जर्मिनेशन बीज के बाद में। उसके बाद में पानी हल्का देके फिर ऊपर से पुआल वगैरह डाल देंगे तो चिड़िया वगैरह भी नहीं चुगेंगी और आपके गिलहरी वगैरह जो नुकसान करती हैं वो नहीं नुकसान करेंगी। पानी हल्का ही देना है, बाहरी ज़्यादा पानी नहीं देना। अब पूछिए क्या पूछ रहे थे? जी पानी जैसे आज दे दिया तो फिर अगले दिन दे जी या उससे अगले दिन? ऐसा लग रहा है कि पानी की जरूरत है तो अगले दिन भी दे सकते हैं, लेकिन पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए। पानी खड़ा रहेगा तो जर्मिनेटेड बीज जो होता है वो सड़ने की संभावना हो जाती है और गर्मी रही है तो इस हिसाब से हमको पानी हल्का ही देना है। ऊपर से यदि पुआल वगैरह डालेंगे तो एक दिन छोड़ के अगले दिन पानी देने की जरूरत होती है, लगातार पानी देने की जरूरत नहीं है। तो सतवीर जी आपको आंसर मिल गया, फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो रजनीश जी, डॉक्टर साहब हमारे बहुत अच्छे तरीके से विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। तो अगला जो जैसे कि हम पूछें कि खाद या उर्वरक का प्रयोग करते हैं, इसके अलावा हम जैविक खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं? हाँ, जैविक खाद का जैसे मैंने बताया कि बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं सीड ट्रीटमेंट के लिए। एजोटोबैक्टर है, एजोस्पाइरिलम है और फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गोबर की गली सड़ी खाद डालना नर्सरी के एरिया में बहुत ज़रूरी है। उसके दो फायदे होंगे, पानी कम देने की जरूरत पड़ेगी, अच्छा जमाव होगा और स्वस्थ नर्सरी होगी। और जब नर्सरी उखाड़ेंगे तो हमारी जड़ों को भी कम नुकसान पहुँचेगा। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो एक स्वस्थ नर्सरी, अच्छी नर्सरी प्राप्त होगी और जब हम उसको रोपाई करेंगे तो हमको अच्छा ही पैदावार उससे मिलेगी। तो डॉक्टर साहब आपने ये जो जानकारी दी है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी और हमारे सभी किसान भाई बहन ज़रूर मुझे लगता है कि इस वक्त सब तैयारी में लगे होंगे और आपकी जो भी आपने चीज़ें बताई उनका ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो प्रतिमा, मुझे लगता है कि आज का जो ये हमारा विषय था कि धान की पौधशाला में बिजाई और देखभाल, उसके सभी समाधान और जो हमारे किसान भाई बहनों ने जो भी सवाल किए उनके समाधान मिल गए होंगे। तो इसके लिए हम अपने डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं। धन्यवाद जी, बहुत जी। तो हम भी विदा लेते हैं अपने सभी सुनने वालों से और कहते हैं नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।